9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर खासकर खान साहब और बीबी इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। कहीं से उसको रिलीफ मिले, बेल मिल जाए तो 4 और मुकदमों में उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को एक आलाए जुर्म बना दिया गया है, जहां एक शख्स पे अगर 100 मुकदमे बन रहे हैं तो अदालत देखे और पूछे कि ये क्या हो रहा है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो कि किसी भी मुल्क का इंजन होता है मईशत का, उसका बजाय वो बढ़ने के वो 2% से सुकड़ गया है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, अफराद-ए-ज़र बढ़ रही है, क़ुव्वत खरीद कम हो रही है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको आए वो बढ़ने के वो 2% से सुकड़ गया है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, अफराद-ए-ज़र बढ़ रही है, क़ुव्वत खरीद कम हो रही है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये भी हमने बावर कराया उनको और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशंस बैठने चाहिए। मैंने आपको पीटीआई एक्टिविस्ट के बारे में बताया कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको मल्टीपल मुतअद्दिद आपके फेक केसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऑर्डर जो है वो ओपनली उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और आइन और कानून भी आगे नहीं जा सकता। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारे जो वकला हजरात हैं उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको दबाने के लिए उन वकला हजरात को, जितने मेरे ये साथी यहाँ पे मौजूद हैं, सबके ऊपर अभी मानाज ये कानूनदान भी हैं, ये मतलब वकला भी हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, पर इनके ऊपर मल्टीपल FIRs लगी हुई हैं, फेक FIRs लगी हुई हैं, हमारे दहशतगर्दी की FIRs लगी हैं। हमारे जितने वकला हजरात हैं ILF के और बाकी भी, उनके ऊपर भी वजह कि वो अपने मौकल के जाके वहां पे रिप्रेजेंटेशन ना कर सके। हमने कहा जी ये जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बैसियत चीफ जस्टिस आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम उठाने हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं कि हमने सब के सब जो है वो बावर कराई और बड़ी तवील मीटिंग थी और मैं अपने जितने हमारे साथी यहाँ पे हैं, हर एक साथी ने अपना व्यू पॉइंट वहां पे दिया। डोसियर जो है वो पूरे का पूरा जो पहले उनको फराम किया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो उनके पास पहुंचे हुए हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया। और मजीद भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं उस पर रिफॉर्म्स का, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स के प्रोसेस के हवाले से वो भी दस्तावेजात और डिटेल्स हमारे जो साथी यहाँ पे मानाज यहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जो डेलीगेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टॉप के पाकिस्तान के लॉयर्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो रही थी और बेहतरीन इन्होंने अपना वहाँ पे व्यू पॉइंट दिया। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक वस्तायत से गुजर रही है। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट्स पे उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। हमने उनको ये बावर कराया कि हम आपको अपने तरफ से तजावीज़ देंगे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रहते हुए हम आपके सामने अपने वो तजावीज़ात भी रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हम आपके सामने ये लेके आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर ख़ासकर खान साहब और बीबी एक इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। हमारे केसेस नहीं लग रहे। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, गुजार करवाया कि हमारे एमएनएस को किस तरीके से और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर करवाया गया। हमने उनको ये भी कहा कि एक साथी पे जसर उमर अयूब साहब है, उसके पीछे खिलाफ 100 केसेस है। इन 100 केसेस में बैक वक्त आप कई कोर्टों में पेश नहीं हो सकते। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही हैं वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपने तरफ से
کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں۔ بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے، کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے، جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے۔ اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو۔ اسی لیے ہم پھر سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیاسی جدوجہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے، کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے۔ عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی۔ ہم یہ باشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے؟ عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے، ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص غائب ہو جاتا ہے، اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی، یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے، اور جس طریقے سے یہ کی گئی، جس طرح لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔